नमस्कार। आज हम समुद्री सुरक्षा के एक अहम नियम पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये है कोलोरेग्स का नियम 29, जो पायलट वेसल यानी मार्गदर्शक पोतों से जुड़ा है। हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के तैयार किए गए कुछ नोट्स हैं और इन्हें बनाने में थोड़ी एआई की मदद भी ली गई है, ऐसा पता चला। तो आज का हमारा मकसद है इन नोट्स के जरिए ये समझना कि ड्यूटी पर तैनात एक पायलट वेसल खुद की पहचान कैसे कराता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, पायलट वेसल अक्सर दूसरे बड़े जहाज़ों के काफी नजदीक ऑपरेट करते हैं, खासकर बंदरगाहों में या फिर मुश्किल जलमार्गों में। तो उनकी सही पहचान और उनका इरादा समझना ये टकराव से बचने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, सही कहा। तो सबसे पहले लाइट्स की बात करते हैं। नियम कहता है कि मस्तूल के सबसे ऊपर एक सफेद ऑलराउंड लाइट होगी, मतलब जो 360 डिग्री दिखे जी। और उसके ठीक नीचे एक वर्टिकल लाइन में 3 लाइट्स का एक खास सेट होता है, लाल, फिर सफेद और फिर लाल। हाँ, ये लाल सफेद लाल वाला जो कॉम्बिनेशन है। हाँ, वही। और ये लाइट्स करीब 1-1 मीटर की दूरी पर होती हैं। तो जैसे सोचिए, कैलकाटा पोर्ट में अगर धुंध हो और ये लाइट्स दिख जाएं, तो फौरन पता चल जाता है कि पायलट वेसल ड्यूटी पर है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लाल सफेद लाल जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पायलट वेसल के लिए ही है। अच्छा। हाँ, ये उसको बाकी जहाजों से अलग करता है। एक तरह से उसका विजुअल सिग्नेचर है, कह सकते हैं। खासकर रात में या जब विजिबिलिटी कम हो, तब ये बहुत काम आता है। ये तो हुई लाइट्स की बात। लेकिन जब विजिबिलिटी वाकई कम हो, जैसे घना कोहरा हो या बहुत तेज बारिश, तब क्या? हाँ, तब आते हैं साउंड सिग्नल्स, ध्वनि संकेत। नियम कहता है कि ऐसी स्थिति में पायलट वेसल को हर 2 मिनट में कम से कम एक लंबा विसल ब्लास्ट देना होता है, करीब 4 सेकंड का। ओह, हर 2 मिनट में? हाँ, तो मान लीजिए मुंबई हार्बर में जोरों की बारिश हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा, तो ये आवाज सुनकर ही दूसरे जहाज अलर्ट हो सकते हैं और सुरक्षित दूरी बना सकते हैं। सही बात है। मतलब जब आप देख नहीं सकते तो आवाज ही आपका गाइड है। बिल्कुल, ये सिग्नल बेसिकली कह रहा है, सावधान, मैं यहाँ हूँ, पायलट ड्यूटी पर हूँ। और इसको नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। कुछ घटनाएं हुई हैं ऐसी। हाँ, मुझे याद है, एक रिपोर्ट थी शायद 2017 की, यूके MAIB की। हाँ, वो MV स्टार और पायलट वेसल सी हॉर्स वाला मामला। एग्जैक्टली, उसमें टक्कर होते होते बची थी। और जांच में यही निकला कि सी हॉर्स ने कोहरे में जरूरी साउंड सिग्नल दिए ही नहीं थे। और नतीजा क्या हुआ? कंफ्यूजन हुआ और दोनों जहाज ग्राउंड हो गए। तो ये घटना साफ दिखाती है कि इन नियमों का पालन करना कितना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, सिर्फ जानना काफी नहीं है, उनको अमल में लाना जरूरी है। सही कहा। ये नियमों को सही समय पर लागू करने की बात है, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, एक और जरूरी बात है इसमें, जब पायलट वेसल एंकर पर होता है, मतलब लंगर डाल के खड़ा होता है, हाँ, तब वो ये लाल सफेद लाल लाइट्स नहीं दिखाता। नहीं, उस समय सिर्फ नॉर्मल एंकर लाइट्स चलती हैं, यानी वो सफेद ऑलराउंड लाइट। हाँ, क्योंकि तब वो ऑपरेशन में नहीं है, वो स्थिर है। सही। ये खास पायलट लाइट्स तभी जलती हैं जब वेसल अंडरवे हो, मतलब चल रहा हो, और पायलट ड्यूटी निभा रहा हो। बिल्कुल। ये लॉजिकल भी है। एंकर पर है तो मतलब स्थिर है, पायलट ऑपरेशन नहीं हो रहा तो स्पेशल सिग्नल की जरूरत नहीं। जैसे ही वो मूव करने लगता है या ऑपरेशन शुरू होता है तो पूरी सिग्नलिंग जरूरी हो जाती है, ताकि आसपास के जहाज समझ सकें कि क्या हो रहा है। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक का जिक्र भी करना चाहिए, जो शायद नए ऑफिसर्स कर सकते हैं। हाँ, बताइए। वो कभी-कभी ये लाल सफेद लाल लाइट्स को डिस्ट्रेस सिग्नल, मतलब संकट का संकेत समझ लेते हैं। हाँ, ये हो सकता है। तो ये याद रखना जरूरी है कि डिस्ट्रेस सिग्नल में लगातार लाल लाइट्स होती हैं, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं। और एक प्रैक्टिकल टिप भी है नोट्स में कि पायलट बोट से कम 500 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, ये सलाह बिल्कुल प्रैक्टिकल है, अनुभव से आती है। पायलट बोट का काम क्या है? पायलट को जल्दी और सेफली बड़े जहाज तक ले जाना या लाना। इसके लिए उन्हें कई बार तेज और अचानक मैन्यूवर करने पड़ते हैं। एकदम से मुड़ना पड़ सकता है, ये अप्रत्याशित हो सकते हैं। अच्छा, तो अगर कोई जहाज बहुत करीब होगा तो खतरा बढ़ जाता है। इसलिए 500 मीटर की दूरी रखना एक सेफ प्रैक्टिस है। समझदारी है। तो कुल मिलाके ये जो COL रीक्स का नियम 29 है, ये पायलट ऑपरेशंस की सुरक्षा के लिए एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल,
ये लाइट्स और साउंड सिग्नल साफ पहचान देते हैं और सुरक्षित नेविगेशन में मदद करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ जानकारी और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हाँ, ये जरूरी है। असल समुद्री संचालन के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोत जैसे IMO, COLRGS, कंपनी के SOPs और DG शिपिंग के दिशा निर्देशों का ही पालन करना चाहिए। बिल्कुल सही। और आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं। देखिए, नियम हैं, लाइट्स हैं, साउंड सिग्नल्स हैं, ये सब अपनी जगह बहुत जरूरी हैं। लेकिन समुद्र में असली सुरक्षा और प्रभावी कम्युनिकेशन सिर्फ इन पर ही निर्भर नहीं करता। जो पायलट है और जो जहाज का ब्रिज क्रू है, उनके बीच स्पष्ट संवाद, आपसी समझ और तालमेल, ये भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस मानवीय पहलू को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस पर भी सोचना जरूरी है। नमस्कार। आज हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के तैयार किए गए कुछ दिलचस्प नोट्स पर बात करेंगे। इन्हें तैयार करने में AI की मदद भी ली गई है, ये भी एक खास बात है। हाँ। और ये नोट्स खास तौर पर कॉलरेग्स यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री टकराव बचाव विनियम के नियम 29 पर हैं। ये पायलट वेसल्स मतलब पायलट जहाजों से जुड़ा है। बिल्कुल। और हम ये देखेंगे कि ये नियम असल में कहता क्या है, इसकी इतनी अहमियत क्यों है, और अगर इसे नजरअंदाज करें तो क्या नतीजे हो सकते हैं। हाँ, इसे समझने के लिए सिंगापुर जलडमरू मध्य में 2019 में हुई एक असल घटना को देखेंगे। हमारा मकसद यही है कि इन नियमों की गंभीरता समझी जाए और समुद्री सुरक्षा में इनका महत्व पता चले। अच्छा, तो चलिए इन नोट्स को जरा गहराई से देखते हैं। नियम 29 क्या कहता है? जैसे आपने कहा, ये पायलट ड्यूटी पर जो जहाज होते हैं उनके लिए कुछ खास बत्तियां और संकेत जरूरी बनाता है। हाँ, सबसे मुख्य है कि उन्हें वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे एक क्रम में लाल सफेद लाल बत्तियां दिखानी होती हैं। लाल सफेद लाल, जी। और साथ में एक सफेद मास्ट हेडलाइट भी। ठीक है। और अगर विजिबिलिटी कम हो, जैसे घना कोहरा हो, तो फिर हर 2 मिनट में एक खास विसल सिग्नल भी देना होता है, लगभग 4 सेकंड का। अच्छा, 4 सेकंड का सिग्नल, ये जरूरी क्यों है इतना? ये सिग्नल दूसरे जहाजों को अलर्ट करने के लिए है, बताने के लिए कि देखो आसपास एक पायलट जहाज है और वो काम कर रहा है। समझ गया। अब आते हैं उस घटना पर जिसका जिक्र कैप्टन चौहान के नोट्स में भी है। 3 दिसंबर 2019 सिंगापुर जलडमरू मध्य। हाँ, वो घटना। घना कोहरा था, एक बड़ा मालवाहक जहाज था MV गोल्डन स्काई, वो अपने रास्ते पर जा रहा था। और उसी वक्त एक पायलट पोत सी गाइड, वो एक पायलट को दूसरे जहाज पर छोड़कर वापस लौट रहा था। तो गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ ये हुई कि सी गाइड था तो पायलट ड्यूटी पर, लेकिन उसने अपनी जो जरूरी लाइट्स थी, वो लाल सफेद लाल वाली, वो जलाई ही नहीं थी। अरे! हाँ, उसने सिर्फ नॉर्मल नेविगेशन लाइट जला रखी थी। ये एक बहुत बड़ी चूक थी। तो इसका असर क्या हुआ गोल्डन स्काई पर? असर ये हुआ कि गोल्डन स्काई का जो ऑफिसर ऑन वॉच था, OOW, जो ब्रिज पर ड्यूटी पर था, उसने रडार पर सी गाइड को देखा तो। हाँ, देखा तो होगा, लेकिन उसे लगा कि ये कोई छोटी मछली पकड़ने वाली नाव है। अच्छा, पायलट वेसल की जगह फिशिंग बोट समझ लिया। हाँ, और इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कि इससे क्या खतरा होगा। ओहो, और क्योंकि सी गाइड ने ना तो सही बत्तियां दिखाई, ना ही कोहरे वाला वो विसल सिग्नल दिया। बिल्कुल। तो गोल्डन स्काई के ऑफिसर ने खतरे का सही अंदाजा ही नहीं लगाया, और नतीजा, गोल्डन स्काई ने अपनी स्पीड कम नहीं की और वो सीधा सी गाइड की तरफ बढ़ता चला गया। पहचान ही नहीं हुई सही से। सही पहचान न होने की वजह से खतरा बढ़ता गया। और जब तक गोल्डन स्काई के ऑफिसर को समझ आया कि फिशिंग बोट नहीं पायलट वेसल है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फासला एकदम कम रह गया था, टक्कर को टालना नामुमकिन सा हो गया था। और फिर जोरदार टक्कर हुई। हाँ, दोनों जहाजों के बीच जोरदार टक्कर हुई। सोचिए, वो छोटा सा पायलट पोत, उस पर जो लोग थे उनके लिए कितना डरावना रहा होगा। बिल्कुल, परिणाम तो गंभीर हुए होंगे फिर। परिणाम वाकई गंभीर थे। सी गाइड लगभग डूब ही गया था। उस पर जो क्रू मेंबर और पायलट थे वो गंभीर रूप से घायल हुए। और गोल्डन स्काई को भी नुकसान हुआ? हाँ, गोल्डन स्काई के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। और सबसे चिंता की बात, लगभग 200 लीटर डीजल समुद्र में फैल गया, मतलब पर्यावरण को भी नुकसान। बाप रे! तो फिर जांच हुई होगी इसके? क्या निकला जांच में? हाँ, जांच हुई और उसमें साफ तौर पर सामने आया कि सी गाइड ने नियम 29 का उल्लंघन किया था। न सही लाइट्स, न वो साउंड सिग्नल। लेकिन क्या सिर्फ सी गाइड ही जिम्मेदार था? गोल्डन स्काई की भी तो कुछ गलती रही होगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जांच में ये भी पाया गया कि MV गोल्डन स्काई ने भी गलती की थी।
एक तो नियम 5 का पालन नहीं किया, यानी प्रॉपर लुकआउट, उचित निगरानी नहीं रखी। मतलब रडार की जानकारी को ठीक से समझा नहीं। हाँ, और दूसरा नियम 6 का उल्लंघन, यानी सेफ स्पीड। कोहरे को देखते हुए उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। और एक और बात शायद रही होगी, कम्युनिकेशन। हाँ, वो भी एक अहम पॉइंट था। दोनों जहाज़ों ने टक्कर से पहले VHF रेडियो पर एक दूसरे से संपर्क करने की कोशिश ही नहीं की, जबकि नियम 34 जो मैन्यूवरिंग और वार्निंग सिग्नल से जुड़ा है, वो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट कम्युनिकेशन की अहमियत बताता है। शायद बात करने से ये टक्कर टल सकती थी। तो इस पूरी घटना से मतलब सबक क्या मिलते हैं? ये सिर्फ रूल बुक याद करने जैसा तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पायलट जहाज़ों के लिए तो सबक साफ है। भाई, ड्यूटी पर हो तो हमेशा सही लाइट्स, लाल, सफ़ेद मास्टहेड लाइट जलाओ और कम विजिबिलिटी में साउंड सिग्नल दो। इसमें कोई कोताही नहीं। और दूसरे जहाज़ों के लिए? उनके लिए सबक ये है कि रडार पे जो भी टारगेट दिखे उसे हल्के में ना लें। सावधानी से जांचें। अगर लाल बत्तियां दिखें तो तुरंत स्पीड कम करें। नियम 7 रिस्क ऑफ कोलिजन के हिसाब से खतरे का आकलन करें और सेफ डिस्टेंस बनाए रखें। हाँ, क्योंकि पायलट पोत अचानक मुड़ भी सकते हैं ना? बिल्कुल, वो दूसरे जहाज़ों के पास जा रहे होते हैं या उनसे हट रहे होते हैं, तो उनके मूवमेंट अप्रत्याशित हो सकते हैं। ये केस स्टडी तो साफ दिखाती है कि नियम 29 जैसे बुनियादी नियमों को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। जान का खतरा, माल का नुकसान और पर्यावरण का नुकसान, सब कुछ। हाँ, और नोट्स में ये भी लिखा है कि लगभग 40% पायलट पोत दुर्घटनाओं में गलत लाइट्स या शेप्स दिखाना एक बड़ा कारण होता है। ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। 40%, ये तो बहुत ज्यादा है। जी, ये असल में इस बात पर जोर देता है कि समुद्री सुरक्षा सिर्फ नई टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है। ये बुनियादी नियमों का पालन करने, अच्छी समुद्री प्रैक्टिस अपनाने और साफ कम्युनिकेशन पर टिकी है। और ये सब 16 चैप्टर 5 का हिस्सा है ना? मतलब सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कन्वेंशन। बिल्कुल, उसी का हिस्सा है। मकसद है समुद्र में जीवन, संपत्ति और पर्यावरण की सुरक्षा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। नोट्स में कहा गया है कि नियम पायलट जहाजों को राइट ऑफ वे यानी रास्ता पाने का अधिकार तो नहीं देते, पर उन्हें खास दर्जा जरूर देते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। तो ये सोचने वाली बात है कि इस खास दर्जे के साथ क्या जिम्मेदारियां आती हैं। और ये भी कि जो व्यस्त समुद्री रास्ते हैं, वहां दूसरे जहाजों को इसे कैसे समझना चाहिए और कैसे इसका सम्मान करना चाहिए। खैर, ये जानकारी तो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हाँ, ये जरूरी है। असली समुद्री यात्रा के लिए हमेशा IMO और DG शिपिंग जैसे जो आधिकारिक स्रोत हैं, उन्हीं को देखना चाहिए। सुरक्षित रहें और समझदारी से जहाज चलाएं।